आपके लिए टीचिंग पैशन है एक? हाँ, मैं आईटी धनबाद से पास आउट हूँ 2013 में, और पास आउट होने के जस्ट बाद फुल टाइम टीचिंग करने स्टार्ट कर दिया था, और वो स्लम स्टूडेंट को पढ़ाने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है असम में वो डेफिशिएंसी वो या कॉम्पिटिटिवनेस क्यों कम है? मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिवनेस कम नहीं है। अगर मयूर हजार का 5 रैंक ला सकते हैं तो बाकी स्टूडेंट भी ला सकते हैं। हर साल स्टूडेंट यहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट लाते ही हैं। जो गेम है वो माइंडसेट का है। माइंडसेट उनको ऊपर बना दिया जाता है। अब बच्चों को तो कुछ नहीं पता कि उनके लिए क्या आसान है क्या मुश्किल है। वो अगर कहीं गए कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, उनको बोल दिया जाए कि नहीं यूपीएससी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यूपीएससी करो, है ना। मतलब मन के सोचे जीत है, मन के हारे हार। मन से ही पहले उनको हार मनवा दिया जाता है। तो मेरा अगर एक रास्ता अचीव नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता ही सही, मंजिल तो वही है। हार्ट ब्रेक होते थे बीच बीच में, उसका इंटेंसिटी लेकिन कम रहता था, क्योंकि मुझे मंजिल पता था कि मंजिल डिफरेंट है। लॉर्ड बुद्धा मेरे सामने है ना। इनका एक बहुत ही अच्छा टीचिंग है मध्यम मार्ग फॉलो करने का। तो मध्यम मार्ग का मतलब मैं एग्जैक्ट मिडिल पाथ बोलूँ वो नहीं है, बट बैलेंस करने के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा फोकस था कि बिल्कुल एक्सट्रीम जाओगे तो एक्सट्रीम कितने ही दिन कर पाओगे, थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म को ब्रेक करके हम लोग शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल फॉर एग्जांपल आपका यूपीएससी क्रैक करना है ना। तो शॉर्ट टर्म गोल आपका होना चाहिए कि रोज आपको एक दिन जीतना है ना। रोज आप दिन को एक दिन देखो कि एक दिन की आपको स्प्रिंट भागनी है। ओवरऑल आपको मैराथन भागना है 1 साल के लिए, बट एक दिन को जीतने की कोशिश करो, रादर देन कि एक बार में देख लो अरे साल भर पढ़ना पड़ेगा। एट द एंड जाके वो अपने ऊपर ही है कि मैं कैसे पढूं, इंस्टेड ऑफ इमिटेटिंग समवन एल्स। बिल्कुल अपने ऊपर ही होता है। अगर मैं 10 घंटे पढ़ने के बाद, 11 घंटे पढ़ने के बाद अगर मैं 10-15 मिनट कुछ एंजॉय करना ही चाहता हूँ, सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहता हूँ, किसी फ्रेंड से बात करना चाहता हूँ, घूमने जाना चाहता हूँ 1 घंटे के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट बुराई तब आ जाता है कि वो 1 घंटे के लिए घूमने गए वो 2 घंटे हो गया, और वो एक दिन नहीं हो रहा है, वो रोज़ हो रहा है। जहाँ तक रील्स देखने की बात है ना, तो रील्स आप देख रहे हैं या तो इंस्टाग्राम पे देख रहे होते हैं या तो यूट्यूब शॉर्ट देख रहे होते हैं, मोबाइल में मोस्टली देख रहे होते हैं। तो पढ़ते समय जहाँ तक हो सके मोबाइल अपने पास रखना, अपने टेबल पे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ अवॉइड करिए। कई स्टूडेंट बोलेंगे सर मैं तो मोबाइल से ही पढ़ता हूँ, अब क्या करें। तो वैसे टाइम पे आप इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट करके रखिए, है ना, तो वो आपको हेल्प करेगा। आप टाइम टू टाइम अपने आप को कंट्रोल करके रखिए। तो कंट्रोल करने में एक्सटर्नल कंट्रोलिंग है वो, कि आपने एक्सटर्नली कंट्रोल कर दिया, इंस्टाग्राम में हटा दिया। इंटरनल कंट्रोलिंग आप कर पाते हो कि नहीं वो मुश्किल है। अगर एक्सटर्नल कंट्रोलिंग आप करने लग गए, धीरे धीरे इंटरनल कंट्रोलिंग भी आने लग जाएगा। नमस्कार, अनटोल्ड पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसे एडुकेटर है जो पिछले 11 सालों से भारत के अनेक राज्यों में अपने काम कर चुके हैं, बहुत स्टूडेंट्स को एडुकेट कर चुके हैं। खुद 2009 में आईआईटी जेईई एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आईआईटी धनबाद में उनका एडमिशन हुआ। जब से उन्होंने टीचिंग का ये करियर शुरुआत किया, उन्होंने स्लम्स के बहुत सारे बच्चों को एडुकेट किया, शिक्षा दी, और उसके बाद उन्होंने खुद यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर किया। उन्होंने अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम में 3 बार सिविल सर्विसेज इंटरव्यू तक और 4 बार मेंस तक क्लियर किया। पर उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि सिर्फ अपने ऊपर नहीं, लोगों के ऊपर भी उनका प्रभाव दिखाए। उनका एक डिजायर था, उनका एक जिल था कि भारत के अन्य राज्यों में, वो आसाम हो, वो धनबाद हो या वो गुजरात हो, अन्य राज्यों में भी अपने शिक्षा के तौर उन बच्चों को कुछ अच्छा सिखाए। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हम लोगों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। असम में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मार्केट कैसा है। अगर आपको यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना पड़े, क्या कोटा जाना ज़रूरी है, या असम में रह के भी आप वो प्रिपरेशन कर पाए जिससे आपका सिलेक्शन हो। क्या माइंडसेट चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, सब बात आज इस पॉडकास्ट में हम करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। आपका क्वेरीज भी हमें बताइए ताकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उन सब क्वेश्चंस का भी आंसर्स दे पाए। ये एपिसोड को अंत तक देखिए। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मेरा भी ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। हाँ, रोल हो सर, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज होता है, ये इसके साथ ही होता है। इश्यूज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और इश्यूज को लेके आज का पॉडकास्ट में भी मेरा बहुत इश्यूज है। अच्छा। क्योंकि असम में यूजुअली वो होता है, जो कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं।
APSC और UPSC का जब बात करते हैं लोग यूजुअली ये एक आइडिया ले लेते हैं कि UPSC क्रैक करना बहुत टफ है, हम लोग APSC में ही सेटल हो जाएंगे। ये कंपैरिजन जायज़ है? UPSC इतना हार्ड है क्या कि एक APSC क्लियर करने वाला कैंडिडेट क्लियर नहीं कर सकता? आप क्या सोचते हैं? सारा गेम माइंडसेट का है। अगर हम कोई भी कंपटीशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पोर्ट्स लेते हैं, स्पोर्ट्स में भी इंडिविजुअल स्पोर्ट लेते हैं जहाँ एक आदमी जीतेगा, एक आदमी को गोल्ड मेडल मिलेगा, और वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज से पार्टिसिपेंट होते हैं और वो भी बहुत सारा लोकल पार्टिसिपेशन, लोकल गेम्स जीत के जाते हैं। अगर वो भी ऐसा सोचें कि हमें पूरे वर्ल्ड में एक पे आना है, वो बहुत मुश्किल काम है। तो फिर तो कोई जीतेगा ही नहीं, कोई खेलेगा ही नहीं, कोई गोल्ड मेडल लाएगा ही नहीं, है ना। अगर ऐसा ही सोचते नीरज चोपड़ा तो गोल्ड मेडल नहीं लाते। तो ये सारा गेम माइंडसेट का है। या तो माइंडसेट आपने बनाया, या तो सोसाइटी ने बनाया, या तो आपके मेंटर्स ने आपका माइंडसेट वैसा बना दिया कि आप कर ही नहीं सकते हो। तो माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये माइंडसेट को मोल्ड करना कितना आसान है एक मेंटर या एक टीचर के लिए? माइंडसेट को मोल्ड करना बहुत आसान तो नहीं है, बट माइंडसेट को मोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जब किसी भी स्टूडेंट का या यूथ का सोशलाइजेशन प्रोसेस चालू रहता है, वो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता है, तो टीचर्स उसके सबसे क्लोजेस्ट होते हैं, जिनकी तरफ वो देखता है, जिनको वो मानता है एज अ मेंटर, जिनको वो आइडोलाइज करता है। ये बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी मानते हैं कि टीचर्स का रोल काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो एक एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर हम विराट कोहली की बात करें तो उनका एटीट्यूड हमेशा जीतने का रहता है, हमेशा हाई स्पिरिट रहता है। तो कुछ सोशलाइजेशन वो घर से लेके आते हैं, कुछ सोशलाइजेशन उनको मेंटर और कोच देते हैं, तो वो देना बहुत ज़रूरी है। और टीचर को हाई स्पिरिट रख के अपने स्टूडेंट को समझ के और उनको मोटिवेट करते रहना, उनकी वीकनेस बताते रहना, उनको स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इम्प्रूव कराते रहना, ये टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यूजुअली एक चीज़ बहुत कॉमन होता है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तब यूजुअली हमें मतलब ये सिखाया जाता है या हम लोग सीख जाते हैं कि घर के बाद दूसरा घर स्कूल होता है। पर स्कूल तो घर होता है, पर माँ बाप के बाद टीचर्स वो जगह बहुत टाइम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें में भी वो सपोर्ट, में भी वो मेंटरशिप नहीं मिलता है। स्पेसिफिकली आजकल के टाइम वो डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स और स्कूल के बीच। एक टाइम था जब हम लोग स्कूल को दूसरा घर मान के वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अभी ऐसा है कि जस्ट मुझे फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करना है, इसलिए मैं एक स्कूल में पार्ट हो रहा हूँ। उसको क्या बोलते हैं, ये जो नया एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, क्या उसका रीज़न ये टीचर्स का डेवलपिंग या टीचर और स्टूडेंट का ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिलेशनशिप है? क्या आपको लगता है वो? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो था इंडियन सोसाइटी में कभी भी कॉमर्शियलाइजेशन का पार्ट नहीं माना जाता था, एक नेशन बिल्डिंग, सोसाइटी बिल्डिंग का पार्ट माना जाता था। तो अगर हमने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा ओवर कमर्शलाइज कर रखा है और उसको एज ए सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने वाला हम इंडस्ट्री सोच के रखते हैं, तो वहाँ पे एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो विदर डाउन होना स्टार्ट कर देता है, वो कमज़ोर होना स्टार्ट कर देता है। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से भी और स्टूडेंट की तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी वो मानसिकता नहीं रहे। इंस्टीट्यूट को भी उसमें काफ़ी आगे आना चाहिए, स्कूल्स को भी आगे आना चाहिए, और स्टूडेंट्स को भी धीरे धीरे वो चीज़ कम्युनिकेट करनी चाहिए कि आपका और उनके बीच का क्या रिलेशन है। और साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं किसी भी जगह पे, टीचर्स कम हैं, तो एक टीचर स्टूडेंट रेशियो काफ़ी कम हो जाता है और टीचर कनेक्ट नहीं कर पाता बहुत सारे स्टूडेंट से। हर स्टूडेंट की एक डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, वो जनरलाइज्ड बातें करके चले जाते हैं। तो जनरलाइज्ड बातें तो चलिए ज़रूरी हैं, बट हर स्टूडेंट का अपना एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है। उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करना, समझना, सुनना, चाहे वो कॉम्पिटिटिव दुनिया में है ना, सब्जेक्ट वाइज, और चाहे उसका बाकी लाइफ में, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। यूजुअली मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एक 30-60 स्टूडेंट्स का क्लास में सब स्टूडेंट्स को जब एक नज़रिए से देखा जाता है, पर हर स्टूडेंट्स का एक अलग अलग प्रॉब्लम भी है, अलग अलग में भी एडवांटेजेस है, या अलग अलग उन लोगों के बीच शायद कुछ एबिलिटी है। ये एक जो सिस्टम हो गया है या एक सिस्टम है जहाँ ये जनरलाइजेशन हो रहा है, आपको क्यों लगता है कि ये हो रहा है? क्योंकि आपने जैसे बोला, आई एम प्रीटी श्योर आपके क्लास में ऐसा नहीं होता है, पर बाकियों के क्लास में ये क्यों हो रहा है, ये जनरलाइजेशन?
मैं अगर यहाँ पे बोलना चाहूँगा तो डिस्कनेक्ट अगेन एक बहुत बड़ा फील फैक्टर आ जाता है। जब कॉमर्शियलाइजेशन होने लगेगा, लोग इसको बस सर्विस प्रोवाइडर वाली चीज़ मानने लगेंगे कि हाँ, हमने कहीं, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपने पैसा पे किया, खाना खाया और चले आए, तो एक सर्विस लिया आपने। तो बस अगर आप सिर्फ उसी का एंटिटी मानेंगे, इंस्टीट्यूट्स को, कोचिंग्स को या फिर कॉलेजेस को, स्कूल्स को, फिर आपको ऐसा डिस्कनेक्ट फील होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए टीचर्स को भी एक्सटेंसिव एफर्ट डालने की ज़रूरत रहती है अपने एंड से, कि एक तो चलिए क्लासरूम है, क्लासरूम में अगर 30, 40, 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो जनरलाइज तरीके से पढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद क्लासरूम के बाहर उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, डाउट काउंटर्स पे, कि अलग अलग स्टूडेंट अपना स्पेसिफिक डाउट लेके, स्पेसिफिक ग्रीवियांस लेके टीचर्स के पास आए, क्लास के बाद मिले। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो स्पेसिफिक टाइम लें, टाइम शेड्यूल लें, उसमें टीचर से बात करें, है ना। पॉसिबल हो तो 1 महीने में, 2 महीने में आके मिल भी लें। अगर नहीं पॉसिबल है तो कम से कम ऑन द कॉल जुड़े रहें, गूगल मीट पे जुड़े रहें। तो बहुत सारे वे है जुड़ने के। इसमें इंस्टीट्यूट को भी एफर्ट डालने की ज़रूरत है, टीचर्स को अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत होती है। तो टीचर्स ने अगर एफर्ट डालना अपना कम कर दिया है तो डिस्कनेक्ट फील होता है। आपके लिए टीचिंग पैशन है एक? हाँ, मैं IIT धनबाद से पास आउट हूँ 2013 में, और पास आउट होने के जस्ट बाद मैंने टीचिंग करना, फुल टाइम टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था। IIT के बाद? हाँ जी, 2009 में ही जब मैं IIT धनबाद में मेरा एडमिशन हुआ, तो उसके बाद से हमारे कॉलेज में ही एक NGO चलता है, कॉलेज के स्टूडेंट लोग ही चलाते हैं, जिसका नाम है कर्तव्य। और वो स्लम स्टूडेंट को पढ़ाने का काम करते हैं। हाँ। तो पहली बार मैं एक तरह से जाके वहाँ पे पढ़ाने का काम कर रहा था, मैं कर्तव्य से जुड़ा, और मुझे बहुत छोटे छोटे बच्चे दे दिए गए जिनका एज 5 साल था, 6 साल था, स्लम के बच्चे थे, कि इनको पढ़ाना है आपको, इनको पढ़ा के आपको आगे जो भी NGO में अपना रोल प्ले करना है वो करना है। फिर मैंने 2-3 दिन पढ़ाया, मुझे लगा ये तो बहुत मुश्किल काम है, छोटे बच्चों को संभालना, क्योंकि पढ़ाना एक चीज़ है, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था उन बच्चों को। तो कोई ऐसे पीछे से मार के भाग रहा था, कोई ऐसे बाल खींच रहा था, उस समय तो बाल हुआ करते थे काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर बाकी जो हमारे सीनियर्स थे NGO वाले, उन्होंने देखा कि चलो थोड़ा इसके लिए मुश्किल हो रहा है, और धीरे धीरे जनरली जो एक्सपीरियंस टीचर होते थे वो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। और वहाँ पे उस साल उन लोगों ने इनिशिएटिव लॉन्च किया कि चलो जो बड़े बच्चे हैं, जो स्लम से ही उन लोगों ने पढ़ा के स्कूल सिस्टम से निकाल के 10th तक पढ़ा दिया है, तो उनके लिए IIT JEE की फ्री कोचिंग कराई जाए। फ्री कोचिंग ही है क्योंकि NGO चल रहा है। तो उसमें मुझे पहली बार फिजिक्स पढ़ाने का मौका मिला, और मैंने पढ़ाया, और 1-2 बच्चों का NIT में सिलेक्शन हुआ। IIT में तो नहीं हुआ, 12 बच्चे पढ़ाए थे उस साल। फिर से एक मतलब अलग सा ही किक मिला कि मैंने क्या ही दे दिया बच्चों को। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट की, और जस्ट आफ्टर द कॉलेज मैंने वही चीज़ चुना। फिर मैं दिल्ली 6-8 महीने पढ़ाया, और फिर कोटा 4 साल पढ़ाया। तो ये पढ़ाना तभी से पैसन है। और आसाम पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने को है। क्योंकि मैं ये पूछने का ये रीज़न है कि मैं हमेशा देखता हूँ कि एक स्टूडेंट तो रिज़ल्ट के लिए पैशनेट है, पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या उनमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो लोग और ज़्यादा पैशनेट होता है, क्योंकि सिर्फ एक बैच नहीं है, बैच बाय बैच बढ़ाते जाता है या बढ़ता जाता है। तो जब एक रिज़ल्ट सपोज क्रैक होता है एक इंस्टीट्यूशन से, एक स्टूडेंट का रिएक्शन हमें पता है, एक टीचर का माहौल कैसा होता है इंस्टीट्यूट के अंदर? रिजल्ट आने के बाद से एनालिसिस होता है, दोनों जगह फोकस होता है। जो स्टूडेंट क्लियर कर पाए उन पे भी फोकस होता है कि चलो इनके लिए बहुत अच्छी बात रही। जो स्टूडेंट रह गए, चाहे वो थोड़ी मार्जिन से रह गए, चाहे ज़्यादा मार्जिन से रह गए, उन पे भी एक इंस्टीट्यूट को वर्क करना चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट नहीं करते हैं कि आखिर इनमें क्या कमियां रह गई, या इंस्टीट्यूट की तरफ से कमी रह गई या स्टूडेंट की तरफ से भी। उनको एनालाइज करने की ज़रूरत है, और उनको स्पेसिफिक फिर गाइडेंस देने की ज़रूरत है, उनके लिए स्पेसिफिक कोर्सेज चलाने की ज़रूरत है। तो ये काम इंस्टीट्यूट करता भी है, कुछ इंस्टीट्यूट करते हैं, बट सबको करना चाहिए। मतलब स्मार्ट बनना चाहिए। स्मार्ट IAS प्लग इन कर दिया थोड़ा। पर ये आसाम में मैं पर्टिकुलरली देख रहा हूँ, हम लोग को कोटा जब बोलते हैं तब कोटा का ये हाइप पता है कि वहाँ इतना सारा कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस है, पर धीरे धीरे मैं नोटिस कर रहा हूँ या आसाम या नॉर्थ ईस्ट में ये नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे करके IAS हो, UPSC, APSC या NEET JEE के बहुत बढ़ता जा रहा है। उसका मेन रीज़न क्या है? आसाम एक हब बनता जा रहा है क्या एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए? बिल्कुल, आसाम बनता जा रहा है, इन पर्टिकुलर गुवाहाटी भी बनता जा रहा है। अगर हम देखें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का सेंटर जो है वो गुवाहाटी है, और
यहाँ से स्टूडेंट, जैसे कि मैं कोटा पढ़ाता था, हाँ। तब भी मेरे आसाम के और नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट थे, वहाँ थे। हाँ तब भी थे, और तब वो जाके अभी डॉक्टर बने हुए हैं। उस Okay. टाइम पे मैं आईटी मेडिकल के लिए पढ़ाता था, इंजीनियर बने हुए हैं। तो ये हब बनता जा रहा है और पूरे इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, कि एक जगह चीज़ें सेंटर पे हैं जैसे कोटा, लेकिन वो कब तक चलेगा, कितना सस्टेनेबल है किसी एक जगह का हब हो पाना? क्या सारे बच्चे वहाँ जा पाएंगे? क्या अफोर्डेबल हो पाएगा सबके लिए? क्या सबके लिए लाइवेबल कंडीशंस वहाँ पे हो पाएंगी? तो धीरे धीरे जहाँ क्लोजनेस है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मीट कर रहा है तो वो धीरे धीरे हब में कन्वर्ट होते जाता है, और जैसे जैसे टीचर्स का क्वालिटी इंप्रूव होता जाता है वो रिजल्ट अच्छा देना शुरू करता है। और जैसे मैं अगर स्मार्ट आईएएस की बात करूं तो 2009 से हम लोग स्मार्ट फाउंडेशन के नाम से जाने जाते थे, और अगर आप देखिएगा गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी में स्मार्ट फाउंडेशन ने यूपीएससी के बहुत सारे रिजल्ट दिए 2009 से लेकर 2018 के बीच में। तो ये एक चीज़ है कि अगर ये चीज़ और आगे बढ़ाई जाए तो निश्चित रूप से सिर्फ यूपीएससी एपीएससी में नहीं, चाहे आईआईटी हो, नीट हो, कैट हो, हर चीज़ में गुवाहाटी को हब के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मैं साधारण तरीके से अगर देखूं कि यूपीएससी में असम या नॉर्थ ईस्ट से बहुत कम क्रैक्स होता है, या बीच में ही बहुत पॉलिटिकल इशू ही बन गया था कि असम में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टेट लेवल तक रहता है पर नेशनल लेवल में वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होता है, या असम का स्टूडेंट्स वो परफॉर्म नहीं कर पाते। जो कि आपके एक्सपीरियंस इतना बाहर से है, आपने कोटा में भी काम किया है, आपको पता है, आपको क्या लगता है असम में वो डेफिशिएंसी वो या कॉम्पिटिटिवनेस क्यों कम है? मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिवनेस कम नहीं है। अगर मयूर हज़ार का 5 रैंक ला सकते हैं तो बाकी स्टूडेंट भी ला सकते हैं। हर साल स्टूडेंट यहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट लाते ही हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला और फिर इसको दोहराता हूँ, जो गेम है वो माइंडसेट का है। माइंडसेट उनको ऊपर बना दिया जाता है। अब बच्चों को तो कुछ नहीं पता कि उनके लिए क्या आसान है क्या मुश्किल है। वो अगर कहीं गए कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, उनको बोल दिया जाए कि नहीं यूपीएससी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम एपीएससी करो, शुरुआत में ही बोल रहे थे। हाँ, तो फिर उनका माइंडसेट वैसा ही बन जाएगा। वो एफर्ट ही नहीं लगा पाएंगे, है ना। मतलब मन के सोचे जीत है, मन के हारे हार। मन से ही पहले उनको हार मनवा दिया जाता है, तो ये नहीं करना है। और टीचर्स का क्वालिटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स मेंटर जितने अच्छे होंगे और जितना अच्छा माइंडसेट स्टूडेंट को दे पाएंगे, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें अगर मीट करेंगी तो धीरे धीरे वो इकोसिस्टम क्रिएट होने लगेगा जहाँ पे यूपीएससी के रिजल्ट आपको ये डायरेक्टली आपको आसाम और नॉर्थ ईस्ट से दिखने लगे। मैं एकदम सिंपल, एकदम रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ। कल को मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे कोचिंग करना है। द ईजिएस्ट वे टू ऑप्ट इज मैं गूगल में जाके सर्च करूँगा बेस्ट मे बी आईएएस इंस्टीट्यूशन इन असम। ऑटोमेटिकली तो 2-4 स्पॉन्सर्ड ही आ जाएंगे क्योंकि आजकल एल्गोरिदम एसईओ वो सब इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। बेस्ट इंस्टीट्यूशन जहाँ मुझे पढ़ना चाहिए वो चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से वो क्राइटेरिया है टीचर्स का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, कि टीचर्स कितने क्वालिफाइड हैं और कितने एक्सपीरियंस जो पढ़ा रहे हैं वो उस इंस्टीट्यूशन से। फॉर एग्जांपल मैंने खुद ही 4 बार यूपीएससी मेंस दिया है, 3 बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं। तो जब आप जर्नी में कंटिन्यूअस होते हैं ना, तो कंटिन्यूअस आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हर स्टेज पे एक अलग चैलेंज होता है, एक अलग खुशी होती है, एक अलग प्रॉब्लम होता है। तो वो फेस कर लेने के बाद जो एक आदमी निकल के आता है तो उससे फिर समझ में आता है कि हाँ बाकी स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये चाहिए कि हाँ उनको एक अच्छा इंस्टीट्यूट लेना है, तो गूगल करके या फिर कहीं से वेरीफाई करके उनको टीचर्स का क्वालिफिकेशन, टीचर्स का एक्सपीरियंस, ये 2 चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं थोड़ा आपके एक्सपीरियंस में आता हूँ। आपने बोला 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू, मेरा दिमाग में पता नहीं क्यों 12 फेल का वो सीन आ गया। बहुत पॉपुलर हुआ था वो मूवी। आपका एक्सपीरियंस से थोड़ा आप बताइए आपकी यूपीएससी का जर्नी के बारे में। आपके लिए कैसा फील था 3 बार इंटरव्यू तक जाना? प्राउड भी होगा एंड मे बी एट सम पॉइंट हार्ट ब्रेकिंग भी हो सकता है। बिल्कुल, दोनों चीज़ें रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया था जब मैं कॉलेज में था, और कॉलेज में मैंने एनजीओ से स्टार्ट किया। अगेन जब मैं कोटा में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे। जो मेरा होम स्टेट है बिहार, वहाँ से भी थे, आसाम से भी थे। और बिहार एंड आसाम बोथ आर नोन फॉर फ्लड्स। फ्लड बहुत आता है दोनों जगह पे। हंसी दुखा रहा है। हाँ, और फ्लड के टाइम पे ये स्टूडेंट बहुत परेशान रहते थे कि बहुत परेशानी है सर, घर से पैसे नहीं आ रहे, क्या करें। तो अपनी लिमिटेड एबिलिटीज़ से जो मैं कंट्रीब्यूट कर पाता था करता था। फिर मैंने सोचा कि और मैं ज़्यादा बड़ा क्या कर सकता हूँ। फिर मुझे यूपीएससी समझ में आया कि अगर मैं आईएएस बन जाऊँ तो डायरेक्टली मैं एजुकेशन सिस्टम में कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जो कि ग्रास रूट से मैं चेंजेस ला के दे सकता हूँ।
तो फिर मैंने वो करने की कोशिश की। तो वो वहाँ पे मेरा टारगेट वो था, मेरा टारगेट सिर्फ आईएएस बन जाना नहीं था। तो वो आईएएस बन जाना मेरे लिए एक टेम्प्रोरी टारगेट अचीव होना होता। फाइनल गोल यही था कि मैं सोसाइटी में, खासकर एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा लंबे टाइम तक। तो मेरा अगर एक रास्ता अचीव नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता ही सही, मंजिल तो वही है, मंजिल सेम है। तो हार्ट ब्रेक होते थे बीच बीच में, उसका इंटेंसिटी लेकिन कम रहता था, क्योंकि मुझे मंजिल पता था कि मंजिल डिफरेंट है। आप कंट्रोल कैसे करते थे वो चीज़? कंट्रोल धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाता है, या फिर मैं बोलूँ इमोशनल इंटेलिजेंस से आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें, गीता में निष्काम कर्मा की बात करी गई है, तो कर्म करते जाओ बट निष्काम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिजल्ट के साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट अल्टीमेटली हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हमारे कंट्रोल में एफर्ट्स है, प्रोसेस है। तो यही चीज़ सोच के मैं हमेशा अपना एफर्ट, अपना प्रोसेस बनाए रखता हूँ। रिजल्ट जब आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, दूसरा एफर्ट दूसरा वे लेंगे फिर। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ स्टूडेंट्स को मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखो। इंसान हो, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, बट उसको जितना हद तक हो सके थोड़ा कम करने की कोशिश करो। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जो आप बोला, आजकल के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है। अभी ऐसा हो गया है कि थेसिस डिसर्टेशन प्रिपरेशन के लिए भी ब्रेन इमोशन का कुछ ज़रूरत नहीं, चैट जीपीटी करके देता है। क्या आपको लगता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो डिपेंडेंस बढ़ रहा है वो इमोशनल इंटेलिजेंस कहीं पे काम कम कर देगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस दो थोड़े अलग अलग टॉपिक्स हैं। एक ह्यूमन से रिलेटेड है, एक थोड़ा मशीन से रिलेटेड बात करते हैं। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत कम हो पाए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इमोशनल इंटेलिजेंस मिक्स कर दें तो फिर इंसानों की ज़रूरत कम होने लगेगी। बट ऐसा नहीं होने वाला है, या नियर फ्यूचर में तो नहीं दिख रहा है। मे बी टेक्नोलॉजी कब क्या करे, तो हमेशा ऐसा बोलना कि ऐसा नहीं होने वाला है टेक्नोलॉजी के लिए सही नहीं होगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको चाहिए ही चाहिए, और सक्सेस पाने के लिए 20% ही आईक्यू की ज़रूरत होता है, 80% आपको इमोशनल इंटेलिजेंस ही चाहिए। और क्योंकि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख पाएँ, सामने वाले के इमोशंस पे कंट्रोल रख पाएँ, और अपने सिचुएशन को बेटर तरीके से मैनेज कर पाएँ। कई बार हम बोलते हैं ना कि ये स्टूडेंट बहुत तेज़ था, बट नहीं कर पाया क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट इतना नहीं था। वो इतना पेशेंस नहीं रख पाया, वो इतना कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाया। उसको किसी ने बुली किया, वो परेशान होकर उसे लड़ने लग गया, अपनी एनर्जी कहीं और जगह वेस्ट कर दी, है ना, हार्ट ब्रेक में बह गया, कुछ और काम करने लग गया। तो ये ही सब चीज़ें हैं जो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस बनने की कोशिश कीजिएगा तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का मेरा मकसद यही था कि यूजुअली हम लोग स्कूल के टाइम में भी देखते हैं क्लास का यूजुअल टॉपर्स ग्रेजुएशन मास्टर्स या लाइफ के अलग फेज़ में इतना अच्छा नहीं कर सकता जितना क्लास में वो लोग करते हैं। वो रैंक 1 पाने के लिए जो भाग दौड़ क्लास 1 से 10 तक लगाता है, यूजुअली 10 के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है। वो कल्चर के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि 12 के बाद मतलब हमेशा एक ऐसा होता है कि 10 दे लो, 10 देने के बाद तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है, लाइफ चिल है। 12 आएगा, 12 दे हो, उसके बाद लाइफ चिल है। फिर पता चलता है वो एक एंट्रेंस भी है ग्रेजुएशन के लिए, फिर और एक एंट्रेंस है मास्टर्स के लिए। कॉम्पिटिटिव में तो जाओ तो और अलग वो है। ये कल्चर के बारे में आप क्या बोलेंगे? एक्चुअली होता ही है ना कि बचपन से हमें एक शॉर्ट टर्म गोल दिखाया जाता है कि ये शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लो, उसके बाद तुमको आराम मिलेगा, तुमको इन्जॉयमेंट मिलेगा, है ना। लाइफ का पर्पस तो इन्जॉयमेंट है ही, बट इंसान हमेशा ही इन्जॉय करना चाहता है। तो उसको बोला जाता है 10th है, बस 10th कर लोगे तो लाइफ सेट है। बट एक्चुअली में 10th करने पे एक बेसिक एजुकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर लगता है चलो 12th कर लेंगे, तो 12th में अच्छा कर लेंगे तो उस हिसाब से अच्छा कॉलेज हमें मिल पाएगा। बट अच्छा कॉलेज जाने के बाद फिर अच्छा कॉलेज में अच्छा करोगे तो जाके आपका जो प्रोफेशन होगा वो अच्छा हो पाएगा। तो ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती है। अब ये धीरे धीरे टीचर्स को ये माइंडसेट डेवलप करना चाहिए कि देखो लाइफ सेट तो है, बट एक लाइफ में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जो बचपन से ही होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल्स में भी कराए जाते हैं, कॉलेज में भी कराए जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम पे भी आप 1 घंटे समय अपने लिए निकालो, 2 घंटे टाइम अपने लिए निकालो, 1 से 2 घंटे आप अपने लिए निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, जिसमें आप जो अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे आप गिटार बजाते हो, जो करना चाहो आप कर सकते हो, और करना ही चाहिए। वो आपको दिमाग को काम कर रहा है, काम करता है, सूद करता है, और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है आप अपना एनर्जी और एफर्ट को और अच्छे से करके लगाने में। जैसे लॉर्ड बुद्धा मेरे सामने है ना, इनका एक बहुत ही अच्छा टीचिंग है मध्यम मार्ग फॉलो करने का। तो मध्यम मार्ग का मतलब मैं एग्जैक्ट मिडिल पाथ बोलूँ वो नहीं है, बट बैलेंस करने के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा फोकस था कि बिल्कुल एक्सट्रीम जाओगे तो एक्सट्रीम कितने ही दिन कर पाओगे।
थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एक्चुअली ये बात सब जगह में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। बिल्कुल। और ये इंटरेस्टिंग नहीं है क्या कि हम लोग का ये जो रिलीजियस टीचिंग्स होता है, ये सब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग किसी भी जगह कर सकते हैं, पर हम लोग फिर भी वो चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और मे बी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये जो आपने बोला कि शॉर्ट टर्म गोल हम लोग रख लेते हैं, ये शॉर्ट टर्म गोल को ब्रेक करके लॉन्ग टर्म करने का ज़रिया क्या हो सकता है, उसका रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, लॉन्ग टर्म को ब्रेक करके हम लोग शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल फॉर एग्जांपल आपका यूपीएससी क्रैक करना है ना, तो शॉर्ट टर्म गोल आपका होना चाहिए कि रोज आपको एक दिन जीतना है ना। रोज आप दिन को एक दिन देखो कि एक दिन की आपको स्प्रिंट भागनी है। ओवरऑल आपको मैराथन भागना है 1 साल के लिए, बट एक दिन को जीतने की कोशिश करो, रादर देन कि एक बार में देख लो अरे साल भर पढ़ना पड़ेगा, 1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं सोचना है। एक एक दिन करके सोचेंगे कि एक दिन में इतना घंटा, इतना सब्जेक्ट, ये टॉपिक उस दिन का हो गया, डन फॉर द डे। ऐसे करके काम करना होता है, पूरी लाइफ में भी यही करना होता है। मैं अगर एक पूरा टाइम टेबल आपसे पूछूं कि अगर हम लोग एक टाइम टेबल ब्रेक करते हैं कि सपोज आज एक स्टूडेंट क्लास मे बी हायर सेकेंडरी में है, उसका टारगेट है यूपीएससी या यूपीएससी जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना, क्लास 12 या हायर सेकेंडरी पीरियड में उसको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? मैं बोलूँगा अगर क्लास 12th में है वो, तो 12th के बोर्ड पे फोकस कर सकता है। जो भी सब्जेक्ट उसके पास हैं उनको और अच्छे तरीके से सीखने में हेल्प कर सकता है। 12th के टाइम पे तो वो बोर्ड में बिजी रहेगा, या मे बी क्या वो सब्जेक्ट लेने वाला है, आईआईटी करने वाला है, नीट करने वाला है, वहाँ फोकस करेगा। लेकिन अगर उसने ठान लिया है कि उसको सिविल सर्विसेज ही करना है, तो उसको क्या करना चाहिए, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस और वाइड करने चाहिए। यूपीएससी एपीएससी के जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट हर डोमेन से क्वेश्चन पूछता है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप बहुत सारे हिस्टोरिक प्लेसेस जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा पत्थर यूज हुआ है, यहाँ पे कार्विंग्स क्या है, यहाँ पे लोकेशन क्या है, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी समझने में। ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाइए। आप इतने वेब सीरीज से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, उनको भी एग्जांपल्स में यूज़ कर सकते हैं। मूवीज से सीख सकते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी काफ़ी वेब सीरीज देखता था, अभी भी देखता हूँ, अभी तो थोड़ा टाइम कम मिलता है। अभी देखा रिसेंट कुछ? अभी रिसेंट वेब सीरीज तो पंचायत 3.0 देखा मैंने। बहुत चल रहा है ना? हाँ, बहुत चल रहा है। तो पंचायत की भी चीज़ें, जैसे मैं ग्राम सभा पढ़ाता हूँ, है ना, गवर्नेंस पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे मैं पंचायत का एग्जांपल डालने की कोशिश करता हूँ। या फिर कुछ वैसा मैं अगर बता रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करना है, सोशल ऑडिट कैसे इंश्योर करना है, तो वहाँ पे पंचायत वेब सीरीज़ का हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट रूप से उन्होंने वो चीज़ें नहीं दिखाई हैं, बट हाँ कुछ ना कुछ हर चीज़ से सीख सकते हैं। तो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, रीडिंग हैबिट डालना बहुत ज़रूरी है। एक वोकेबलरी को रिच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोकेबलरी रिच होगी तो वोकेबलरी का डायरेक्ट मतलब होता है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से। आपके पास नॉलेज उतना ज़्यादा होगा, और वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट कराना है प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में। मेंस में तो खासकर आपको लिखना है, वोकेबलरी अच्छी होगी तो ही आप अच्छा लिख पाइएगा। तो उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। और अगर कोई ग्रेजुएशन या मास्टर्स में हो, उन लोगों का क्या अलग होगा या सेम ही होगा? ऑलमोस्ट सेम है, डिपेंड करता है कि वो लोग किस लेवल पे हैं, क्या उनके लेवल में डिफरेंस है, कितना टाइम है उनके पास। खासकर 12th वाले के पास तो काफ़ी टाइम है, तो थोड़ा घूमे भी, थोड़ा वेब सीरीज भी देखे, बाकी चीज़ें भी करे। वो चीज़ें उसके लाइफ में, उसके प्रिपरेशन में एडअप करेंगी। जो ग्रेजुएशन में ऑलरेडी है या मास्टर्स कर रहा है, अगर उसके पास टाइम कम है तो मेन जो कोर्स के सिलेबस है, एनसीईआरटीज़ हैं, उन पे ज़्यादा वो फोकस कर सकता है। बाकी काम भी वो कर ही सकता है। मतलब अगर शॉर्टली ब्रेक करेंगे, जो भी कर रहे हैं उसमें 100% हो। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ से आप कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। खासकर यूपीएससी और एपीएससी का सिलेबस डिजाइंड ही उसी तरीके से है। अभी सपोज असम में मैं आप लोगों का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। आप लोगों का टीचिंग स्टाइल कैसा होता है? मतलब क्या आप लोगों को वो अलग इंस्टीट्यूशन से अलग बनाता है? क्योंकि साधारण तरीके से आजकल मैं असम में देख रहा हूँ कमर्शियली एडवर्टाइजमेंट बहुत एक पीक में है। बहुत लोग, ये भी नंबर्स का भी एक गेम है कि 100% सक्सेस रेट, उसमें भी मैंने रिसेंटली सुना बहुत सारा इफ्स एंड बट्स है। सो कैसे आप लोगों को, मतलब आप लोगों का यूएसपी ही हो, कैसे अलग से अलग बनाता है आप लोगों को? हम लोग स्टूडेंट को जितना हद तक इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जैसे ट्रेडिशनल जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम रहा है कि गुरु और शिष्य से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, हम लोग उसी चीज़ पे फोकस करते हैं। जैसे आज मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ, तो एथिक्स में मैंने केस स्टडी पढ़ा है, केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है। उसकी पर्सनल लाइफ में एक प्रॉब्लम आया और उसको मेंस अपीयर करना है, तो 1-2 दिन से शायद परेशान रहा होगा। आज मुझसे आके मिला वो,
फिर उसने प्रॉब्लम बताया कि ये प्रॉब्लम है, फिर ये लेके मैं आपके पास आया हूँ मिलने। तो मैंने उसको बता दिया कि चलो ये काम करोगे, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा और पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे। फिर उसने बोला कि सर मैंने क्या किया, मैंने जो भी प्रॉब्लम आया मैंने उसको केस स्टडी की तरह लिखा, फिर मैंने उसमें स्टेक होल्डर्स लिखे, फिर मैंने ऑप्शंस लिखे कि मुझे क्या क्या ऑप्शंस लेना चाहिए, फिर मैं ऑप्शन में सबसे पहले लगा कि आपसे जाके मिला जाए, फिर मैं आपके पास चला आया और सोल्यूशन मिल गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट स्टडी को भले ही उसको एग्जाम में यूज़ करना है केस स्टडी, बट उसको रियल लाइफ में तुरंत एक दिन में यूज़ हो गया। हम लोग जब क्लास 9 में थे, जब ट्रिगोनोमेट्रिक्स था, हमेशा गुस्सा आता था, ये तो मैं कॉस थीटा साइन थीटा कहीं यूज़ नहीं करूँगा, प्रैक्टिकलिटी में काम नहीं आएगा। पर एट द सेम टाइम मैंने वो साइंस बुक को भी रट्टा मार के ही 10th में अपीयर किया, जो मे बी आज मैं भूल भी चुका हूँ। पर अगर मैं रट्टा नहीं मारता, मे बी मेरा मार्क्स लेस होता, पर मुझे मे बी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल यूजेस में भी काम आता। ये जो एक होता है कि मार्क्स के लिए पैरेट रीडिंग करना या एक कॉन्सेप्शन के लिए कुछ समझना, ये दोनों को हम लोग कैसे इजी कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट हम लोग मार्क्स में भी देखें। देखिए, मार्क्स लाना तो और मार्क्स के लिए कुछ काम करना तो शॉर्टकट वाली बातें हो जाती हैं कि लास्ट टाइम में कुछ नहीं मिला, ये रट लो, ये कर लो, फिर मार्क्स आ जाएगा। ये जनरली वर्क कर जाता है 10th-12th के लेवल पे, या इनफैक्ट कॉलेज के ग्रेजुएशन के लेवल पे भी वर्क कर जाता है, बट बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली वर्क नहीं करेगा यूपीएससी और यूपीएससी में, क्योंकि उसमें मेंस में काफ़ी पेपर्स देने होते हैं, है ना, 9 पेपर्स आपको अपीयर होना पड़ता है यूपीएससी के मेंस में। तो फिर इतना वर्क नहीं करेगा, कहीं ना कहीं जाके आप रुक ही जाइएगा कि रट के आए हैं, ऐसा कुछ कर आए हैं। हाँ, थोड़ा मेमोराइजेशन ज़रूरी है, उसके बिना बेसिक फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, कुछ इवेंट्स याद करने पड़ेंगे, बट आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपकी स्टडीज़ के साथ, वो लर्निंग प्रोसेस में टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि आप शॉर्टकट इसीलिए चाहते हो क्योंकि आप टाइम नहीं दे पाते हो। पढ़ाई में जितना आपको टाइम दोगे, शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री का एग्जांपल ले रहे थे कि साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ यूज़ करेंगे, है ना। जैसे आप घूमने जाते होगे, फॉर एग्जांपल आप दुबई जाओ, वहाँ जाके बुर्ज खलीफा देखो, वहाँ से tan थीटा आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ से tan थीटा क्या यूज़ रहा होगा। तो मे बी सबके लाइफ में वो हर चीज़ का 100% यूज़ नहीं है, बट आपको एक बेसिक एप्टीट्यूड देने में काफ़ी बड़ा रोल होता है, हर सब्जेक्ट का रोल होता है। और अगर मैं यहाँ पे आइंस्टीन का कोट बोलूँ, है ना, जो बहुत ही महान साइंटिस्ट रह चुके हैं, तो वो बोलते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन वो चीज़ है जो आपके पास है जब आप सब कुछ भूल चुके हो जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है ना। तो जो विजडम है आपके पास वो एजुकेशन है। तो साइन थीटा कॉस थीटा भूल गए, बट आप देखोगे बड़ी बिल्डिंग्स को, छोटी बिल्डिंग्स को, आपका दिमाग कुछ प्रोसेस करेगा बेस्ड ऑन योर साइन थीटा कॉस थीटा ओनली। तो वही चीज़ एजुकेशन है, कहाँ यूज़ कर रहे हो आप, कॉन्शियसली नहीं यूज़ कर रहे हो, सब कॉन्शियसली मोस्ट ऑफ द लर्निंग को आप यूज़ करते हो, अपने रियल लाइफ में भी करते हो। आपको ये क्या लगता है कि सपोज एक नया चीज़ हम लोग लर्न कर रहे हैं, पर कुछ चीज़ें अनलर्न करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग को आप कैसे समझा पाओगे, या ये अनलर्निंग जब मैं बोलता हूँ आप कैसे समझा पाओगे इसको? बिल्कुल, अनलर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमारे दिमाग में मिथ आ जाता है कि ये काम होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट के मन में ही आ गया कि हाँ ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, यहाँ कोई नहीं कर पाएगा। तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है, वो उसने लर्न करके बैठा हुआ है बेस्ड ऑन सर्टेन बिलीव्स, है ना। तो उस बिलीफ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है बेस्ड ऑन एग्जाम्पल, कि अगर हम उसको एग्जाम्पल दें या फिर लीड करके दिखाएं कि देखो ये काम ऐसे किया जा सकता है या ऐसे तोड़ा जा सकता है, या देखो तुमसे भी कोई कमज़ोर स्टूडेंट था या कोई पर्सन था जिसने ये काम किया हुआ है और किया जा सकता है, तो उसको वो बिलीफ दिखाएं तो फिर वो नई चीज़ें लर्न कर सकता है। हाँ, ये मुश्किल प्रोसेस है, लर्न करना इज़ ईजी, बट अनलर्न करके कुछ नया रीलर्न करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे पार्किंग है, खाली है, आपने गए और गाड़ी पार्क कर दिया, इजी। बट अगर कोई गाड़ी पार्क है, उसको निकाल के और फिर दूसरी गाड़ी लगाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। खासकर मैं अपने स्टूडेंट को या यूथ को ये हमेशा बोलता हूँ कि इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहो। आप जो नॉलेज जानते हो वो नॉलेज फाइनल है, वो ज़रूरी नहीं है ना। आप जो नॉलेज जानते हो वो लिमिटेड हो सकता है। नॉलेज का लिमिटेशन नहीं है कि वो लिमिटेड है, आप जितना जानते हो उसका लिमिटेशन। हम लोग का कैपेसिटी का मतलब, हाँ, हम लोग का कैपेसिटी कम है। हमारा फाइनल नॉलेज कब होगा, कितना होगा, नोबडी नोज। ये इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली ये द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग ये बहुत सुन रहा हूँ आजकल रिसेंट टाइम में। मुझे भी थोड़ा विस्तार से जानना था कि इसको हम लोग कैसे समझ पाए, क्योंकि साधारण तरीके से समाज से भी हम लोगों को बहुत सारा इनपुट्स मिलता है, और जब इनपुट्स मल्टीपल जगह से आता है हम लोग अपने बातें ही सुनना भूल जाते हैं, या मतलब नहीं सुन पाते जब एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है बाहर से। सो ये जो एक्सटर्नल एक प्रेशर होता है, जब
आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको टैकल करने का मंत्रा या वे क्या हो सकता है? एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कई बार आपको थोड़ा हेल्प भी करता है और कई बार हेल्प नहीं भी करता है, अननेसेसरी परेशान भी करता है। तो आपको अपना सिचुएशन समझना पड़ेगा कि आप किस सिचुएशन में हो, किस लेवल पे हो, आपको लाइफ में क्या करना है और बाहर से प्रेशर कैसा आ रहा है और किस तरीके का आ रहा है। तो बाहर के प्रेशर को कई बार आप खुद से समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने मेंटर्स के पास जाओ, अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उनसे एडवाइस लो, उनसे कंसल्ट लो, है ना। क्योंकि डोमेन सोसाइटी क्या है, आपके पीयर को देख के आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है ना। आपका जो लाइफ गोल होता है वो आपके पीयर्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है कि आपके पीयर्स लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो इस हिसाब से प्रेशर बिल्डअप होता है। बट हर कोई यूनिक तो है ही, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उन लोगों को मूवी दिखाओ, 3 इडियट्स बिठा के दिखाओ। 3 इडियट्स से बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज किया। बिल्कुल, 3 इडियट्स बिठा के दिखाओ कि देखो ऐसा है। हर कोई सेम नहीं है, हर कोई उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है और मे बी अगर वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से गया होगा तो सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके गया होगा, बट वो चारों का लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है और लाइफ में, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। मुझे इंजीनियरिंग करे हुए 11 साल हो गए, बट उन 11 साल में मेरे फ्रेंड्स अलग अलग जगह पे हैं। कोई IAS बन के बैठा है, किसी ने कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन चुका है, कोई US में है, कोई बहुत बड़ा टेकी है, कोई शिक्षक है। तो अलग अलग लोगों की लाइफ अलग अलग तरीके से है, भले ही सब लोग सेम तरीके से ट्रेन हुए। तो यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली मैटर क्या करता है? हैप्पीनेस। आप हैप्पी हो कि नहीं हो, उस पर फोकस करना चाहिए। हैप्पीनेस को आप कैसे डिफाइन करोगे? हैप्पीनेस तो स्टेट ऑफ माइंड है। हैप्पीनेस जो चीज़ आपको खुशी देता है, खुशी देता है मतलब आपका जो कोर बिलीफ है, कोर वैल्यूज़ है, वो अगर सेटिस्फाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को दुख में देखे हो कि वो पर्सन दुखी है, या फिर एक छोटा सा पपी जा रहा है, कुत्ते का डॉगी जा रहा है, मतलब वो रोड से गुजर रहा है, कोई आके कार उसका एक्सीडेंट करके नहीं जाए, है ना। आपके अंदर एक नेचुरल इम्पल्स आता है, अगर आप पेट लवर, वो फटाफट उठ गए, उसको दौड़ के उठा लिया, वो बच गया, वो मुस्कुराने लग गया, ये आपके लिए हैप्पीनेस है। हर किसी के लिए हैप्पीनेस डिफर करता है, काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ होता है। और हैप्पीनेस को जब हम पैसे से लिंक कर देते हैं तो हैप्पीनेस को पैसे से, अब कुछ लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं, है ना, प्लेजर सीकिंग होते हैं। ठीक है, आइसक्रीम खा के ही अच्छा लगेगा, तो आइसक्रीम खाया, उस मोमेंट पर उसको प्लेजर मिला, है ना, प्लेजर बोल सकते हैं उसको। या कुछ लोग उसको, कुछ फिलोसफर उसको हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं। हाँ, तो प्लेजर जनरली हम बोलते हैं कि टेम्पररी होता है, हमारे आउटर चीज़ों को ज़्यादा सेटिस्फाई करता है। हैप्पीनेस हम बोलते हैं हमारे इनर सोल को सेटिस्फाई करने वाली बात हो जाती है। आपको कब फर्स्ट रियलाइज हुआ कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको इतना अच्छे से समझ में आया? अब समझ में आने वाली बात हैप्पीनेस और प्लेजर की बात आप कर रहे हैं। इन जनरल, मतलब जैसे अभी तक हमने जितना सारा बातें किया, मे बी प्रैक्टिकलिटीज़ के साथ फिलोसॉफिकल्स भी बात किया हम लोगों ने, तो ये सब कॉन्सेप्ट समझना या एक्सेप्ट करना कि हैप्पीनेस का भी ऐसा कैटेगराइजेशन हो सकता है, वो आपने कब फर्स्ट रियलाइज़ किया? क्योंकि आपके भी कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस होगा। अब ये चीज़ें थ्योरेटिकल भी हैं, है ना, फिलोसफिकल भी हैं, बुकिश भी हैं। तो जैसे बहुत सारे आप बुक्स पढ़ते रहिए तो बुक्स में ये चीज़ें आती रहती हैं। और इनफैक्ट जैसे आप फिलोसफी अगर ऑप्शनल लेते हैं या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेते हैं UPSC में, तो ये हैप्पीनेस, और या इनफैक्ट एथिक्स की अगर मैं बात करूँ तो एथिक्स में ये हैप्पीनेस, प्लेजर, ये सब चीज़ें समझना भी है कि दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, या फिर कैसे इनको अलग करके समझा जा सकता है, या कैसे ट्रू हैप्पीनेस अचीव किया जा सकता है। ये चीज़ें वहाँ पर पढ़ना भी है। मुझे साधारण तरीके से ऐसा लगता है, हम लोगों को लगता है दूर से, जब एक मे बी एक कोई एस्पिरेंट UPSC क्रैक करता है, ऐसा लगता है वो इतना पढ़ाकू है, इतना दिन भर किताबों के बीच रहता है कि उसका एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्या वो सच है? कुछ स्टूडेंट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल, कुछ स्टूडेंट नहीं भी होते हैं। अब देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ सिटी में हैं और अगर हमें अभी कुछ चाहिए तो हम ऑर्डर कर लेंगे, आ जाएगा, है ना। बट अगर हम जंगल में चल गए, तो जंगल में चले गए तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं, डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, तो वहाँ अपने आप को कंट्रोल करके रखना आसान है। यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करके रखना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वैसे ही एस्पिरेंट 2 अलग अलग टाइप के हैं। कुछ स्टूडेंट अपने आप को बहुत अंदर से इतना मजबूत बना लेते हैं कि वो कंट्रोल कर लेते हैं। उनके लिए इंस्टाग्राम उनका ओपन है या लॉगिन है या कुछ भी चीज़ें हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती हैं। बट कुछ स्टूडेंट को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो अपने अपने तरीके हैं। अगर आप चाहते हो उनको पूरा कट ऑफ होके पढ़ो तो कट ऑफ होके पढ़ो। अगर आप चाहते हो कि कट ऑफ होके नहीं, थोड़ा सोशलाइज किया जा सकता है, आप अपने मन से उसको बैलेंस कर सकते हो। तो इनर बैलेंसिंग करके वैसे पढ़ो।
दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। मतलब एट द एंड जाके वो अपने ऊपर ही है कि मैं कैसे पढूं, इंस्टेड ऑफ इमिटेटिंग समवन एल्स। बिल्कुल अपने ऊपर ही होता है। अगर मैं 10 घंटे पढ़ने के बाद, 11 घंटे पढ़ने के बाद अगर मैं 10-15 मिनट कुछ एंजॉय करना ही चाहता हूँ, सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहता हूँ, किसी फ्रेंड से बात करना चाहता हूँ, घूमने जाना चाहता हूँ 1 घंटे के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट बुराई तब आ जाता है कि वो 1 घंटे के लिए घूमने गए, वो 2 घंटे हो गया, और वो एक दिन नहीं हो रहा है, वो रोज़ हो रहा है। तो उस चीज़ को वो सेल्फ डिसिप्लिन से ला के ही कर्टेल किया जा सकता है। अगर किसी रेस्टोरेंट में है तो उसको फिर कुछ भी क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर कहीं भी बैठा हुआ है, रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है कहीं, तो भी वो पढ़ सकता है, समझ सकता है अपना इनर को वो कितना स्ट्रांग बना रहा है। मैं एक टिप जैसा ही मांगूंगा कि सपोज अभी होता है कि एग्ज़ाम देते वक्त सडनली रील्स इतना इंटरेस्टिंग लग जाता है कि एवरी आवर एक बार फ़ोन खोल के रील देखने का मन करता है और 2-3 घंटा वहाँ वेस्ट हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। इन सब मोह माया से हम लोग अपने आप को कैसे दूर रख सके कि पढ़ाई में अटेंशन हो और पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप कर सके? देखिए, जहाँ तक रील्स देखने की बात है ना, तो रील्स आप देख रहे हैं या तो इंस्टाग्राम पे देख रहे होते हैं या तो यूट्यूब शॉर्ट देख रहे होते हैं, मोबाइल में मोस्टली देख रहे होते हैं। तो पढ़ते समय जहाँ तक हो सके मोबाइल अपने पास रखना, अपने टेबल पे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ अवॉइड करिए। वहाँ बिल्कुल आप इतनी दूर रख के आइए कि मतलब आपको उसके लिए जाना पड़े, अप्रोच करना पड़े। ऐसा नहीं कि हाथ उठाया और उठा लिया, ऐसे जगह पे नहीं होना चाहिए। कई स्टूडेंट बोलेंगे सर मैं तो मोबाइल से ही पढ़ता हूँ, अब क्या करें? तो वैसे टाइम पे आप इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट करके रखिए, है ना, तो वो आपको हेल्प करेगा। आप टाइम टू टाइम अपने आप को कंट्रोल करके रखिए। तो कंट्रोल करने में एक्सटर्नल कंट्रोलिंग है वो, कि आपने एक्सटर्नली कंट्रोल कर दिया, इंस्टाग्राम में हटा दिया। इंटरनल कंट्रोलिंग आप कर पाते हो कि नहीं, वो मुश्किल है। अगर एक्सटर्नल कंट्रोलिंग आप करने लग गए, धीरे धीरे इंटरनल कंट्रोलिंग भी आने लग जाएगा, कि जैसे जैसे डिसिप्लिन बढ़ेगा आपका इनर कंट्रोल बढ़ता जाएगा, तब आपको एक्सटर्नल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये शायद सबसे ज़्यादा काम आएगा अभी, क्योंकि ये डिसिप्लिन फैक्टर हम लोगों के बीच बहुत कम है। असम में एक बात बहुत है कि असम इज़ द लैंड ऑफ लाहे लाहे, कि हमेशा सब चीज़ें स्लो ही होगा यहाँ। यूजुअली हम लोगों को बोलता है ये, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर ये डिसिप्लिन जो है हम लोगों के अंदर, किसी एक चीज़ जो भी हो, अगर अभी सपोज हम लोग कुछ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इसमें भी एक डिसिप्लिन है कि कैसे हम लोग करें। ये डिसिप्लिन डेवलप करने का एक इंसान कैसा प्रोसेसेस फॉलो कर सकता है कि वो अपने आप को डिसिप्लिन कर सके? डिसिप्लिन एक सेल्फ एक प्रोसेस ही है। एक प्रोसेस को रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है तो जाकर डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा। पहले ये समझना पड़ेगा कि अच्छा लाइफ में आपका अल्टीमेट गोल क्या है, हैप्पी रहना और हमेशा हैप्पी रहना। मतलब हमेशा तो पॉसिबल शायद नहीं हो, मैक्सिमम टाइम हैप्पी रहना। तो मैक्सिमम टाइम हैप्पी रहना ये गोल है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर गोल है। तो अगर आप देखोगे तो जितने लोग डिसिप्लिन रहे हैं या रहते हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर अक्षय कुमार, तो वो लोग लाइफ में ऐसे गोल अचीव कर पाते हैं, इजली कर पाते हैं। तो डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस समझ लिया, अब डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना अचीव स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको बोला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कुछ भी है, उसके लिए हर एक दिन जीतना जरूरी है। तो एक दिन जीतने के लिए आप डिसिप्लिन में रख लो। डिसिप्लिन में रहोगे, टाइम मैनेज कर पाओगे, अपने आप को मैनेज कर पाओगे, अपने रिलेशंस को मैनेज कर पाओगे, अपने जो भी अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर करते हो उसको मैनेज कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जैसे मान लो कल आपके फ्रेंड का बर्थडे है, तो आज से ही आप चिल्ला रहे हो बर्थडे है बर्थडे है बर्थडे है, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अपना इन्वॉल्वमेंट सोचो कि आपका कितना इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। मे बी अगर 3 आवर्स होने वाला है कि आप जाओगे, केक कटिंग होगा, पार्टी होगा, आप चले आओगे, तो अपना 3 आवर्स अभी से बांट लो कि ठीक है अगर 12 बजे केक कटिंग होने वाला है तो आप 11 बजे प्रेजेंट रहोगे, 2 बजे चले आओगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा आपका लॉस होगा, तो शायद 3 बजे तक होगा। और अगर आप मन में ठान लोगे कि नहीं नहीं कल तो दोस्त का बर्थडे है तो पढ़ाई होगी नहीं, तो कल पूरा दिन पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहले से थोड़ा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा और अपने आप को उस डिसिप्लिन में ढालना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कुछ लोग मान लीजिए आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि चलो घूम के आते हैं, फिर धीरे धीरे वो बोलना कम भी कर देंगे कि नहीं वो पढ़ता है उसको पढ़ने दो। उनको वो चीज़ ठीक भी लगेगा, हाँ अच्छा कर रहा है, ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो अगर एक बार आपने थोड़ा अंदर से इंटरनल कंट्रोल लिया, फिर धीरे धीरे वो इंटरनल कंट्रोल आप बढ़ाते जा सकते हो, जैसे जैसे आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाते जाओ। मतलब एट दी एंड जाके खुद को समझना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, और फिर खुद को ही वो प्रोसेस को मोल्ड करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन दी एक्सटर्नल फोर्सेस कि लोग क्या बोलेंगे या वो क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि आपको जो चीज़ लाइफ में चाहिए, आपको कुछ खरीदना है तो क्या करते हो, उसका प्राइस देते हो, खरीद लेते हो। तो आपको लाइफ में अगर कुछ बिगर गोल है ना, अगर आपको है कि बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है,
तो बहुत अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए फिट रहना ज़रूरी है। फिट रहने के लिए आप क्या करोगे? फिट रहने के लिए आप तली हुई चीज़ें नहीं खाओगे, शुगर वाले आइटम्स नहीं खाओगे, तो पे द प्राइस, वही आपका प्राइस है। हाँ, ये भी है ना, हर चीज़ का प्राइस अलग है। यूजुअली आजकल मैं देखता हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेके कोचिंग सेंटर्स या ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कोर्सेज चल रहा है, टीचर्स बहुत या प्रोफेसर्स बहुत ये कॉमन लाइफ एग्जांपल्स खींचते हैं। वो सडनली बहुत एक पीक में हो रहा है कि अभी वो एग्जांपल्स का रेलिवेंट इतना बढ़ रहा है कि सब लोग कुछ ना कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, वो लोग वायरल जा रहे हैं। कुछ तरीके से अच्छा भी है और कुछ तरीके से एक कंसर्न भी है कि क्लासेस के बीच अगर क्लास का फुटेज भी वायरल हो रहा है, वो भी कंसर्निंग हो जाता है। आपका टेक क्या है इसमें? इसमें दो चीज़ें हैं। अच्छा इस तरीके से है कि बच्चों को इंगेज रख के पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, उनका एक मोटिवेशन बना रहे, है ना। उस तरह का पेडागोगी होना टीचर्स के लिए ज़रूरी है। बच्चे कनेक्ट कर पाएँ, अंडरस्टैंडिंग और ग्रैस्पिंग लर्निंग इनकी बहुत ईजी हो पाए इस हिसाब से। बट अगर मान लीजिए कोई चीज़ वायरल जा रही है तो पूरा लेक्चर तो नहीं जाता है, छोटी से क्लिप जाता है। अब छोटे से क्लिप में टीचर ने कोई बात बोली, वो बात मान लो उसने पॉजिटिव कंटेक्स्ट में बोला है, अगर पूरा वीडियो देखें तो कंटेक्स्ट समझ में आएगा। कई बार वायरल होने पे थोड़ा नेगेटिव चीज़ें भी आने लगती हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। तो हमेशा किसी भी चीज़ को कंटेक्स्ट में लेके देखना चाहिए होता है। तो यही चीज़ है बस। मतलब एक ये ऑनलाइन एजुकेशन के साथ एक दुविधा भी नया आ गया है टीचर्स लोगों के लिए, ये जो एक प्रॉब्लम हो गया है अभी। हाँ, मतलब कि थोड़ा फेमस हो जाने से उनका अपना पर्सनल लाइफ थोड़ा इम्पैक्ट होने लग जाता है। और इसमें आपका क्या टेक है कि टीचर्स आजकल मतलब रोल मॉडल्स भी डेफिनेटली हम लोगों का स्कूल में या कॉलेज में जो टीचर्स हैं वो लोग हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होता था, पर अभी जो एक ये कमर्शियलाइजेशन चल रहा है कि सपोज एक इंस्टीट्यूशन का एक फेस है, इस फेस के लिए उनका पॉपुलैरिटी के लिए उनको स्टूडेंट्स ज़्यादा मिल रहा है, इवेंचुअली बिजनेस अच्छा कर रहा है, पर कोई क्वालिटी को क्वेश्चन नहीं करता है। उसके लिए तो पूरा सिस्टम में ही एक प्रॉब्लम का क्रिएशन हो रहा है। तो ये तो बाद में जाके एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। हाँ, होता भी है, ऐसा बिल्कुल होता है, जिसको मैं टर्म देता हूँ डिटिफिकेशन का। डिटिफिकेशन मतलब एक पर्सन को देवता बना दिया गया है ना, और देवता बना के ऐसा समझा गया कि हाँ सब कुछ ये जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, या फिर मतलब जैसे बोला जाता है ना कि ये तो उनका भक्त हो गए। अब वो भक्त क्या सोचता है? भक्त चीज़ें सोचता है कि भगवान जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, है ना। तो वो 1 और 0 में सोचता है कि ये अच्छा है ये ख़राब है। उसके बीच में भी बहुत सारी दुनिया है, ग्रे लाइंस, वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। तो वही है, स्टूडेंट्स को खुद ही जागरूक रखने की ज़रूरत है, खुद ही उनको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि उनका जो मेन इंटरेस्ट है, उनका मेन इंटरेस्ट क्या है, सिलेक्शन। क्या वो सिलेक्शन वाली चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं? एक स्टूडेंट के सिलेक्शन में कौन कौन से लोग स्टेक होल्डर हैं वो समझना पड़ेगा। एक तो वो सबसे बड़े वो खुद ही हैं, उनके पेरेंट्स हैं, फिर कौन है, टीचर्स हैं, ठीक है। मेन ये 3 है, उसके अलावा तो और भी चीज़ें काम में आती हैं, बट ये 3 चीज़ें बहुत बड़े स्टेक होल्डर है। फ्रेंड्स वगैरह भी होता है। तो अपनी तरफ से वो क्या एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं, तो मे बी अपनी तरफ से वो पूरा एफर्ट अगर डाल रहे हैं। और पेरेंट्स का काम क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल सपोर्ट दे के उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा ही दिया है, इमोशनल सपोर्ट वो टाइम टू टाइम दे ही रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट 100% डाल रहा है और फिर भी उसको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर कहीं इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई कमी है, कोई सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है या अच्छे से टेक केयर नहीं किया जा रहा है, तो उसको विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। उसको वो ग्रीवियंस लेके इंस्टीट्यूशन के पास जाना या फिर बाकी जगह जाना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स का रोल इसमें बढ़ जाता है, जहाँ पे डिटिफिकेशन वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं, मतलब एक पर्सन को बहुत ज़्यादा मार्केट करने वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं। मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स या पूरा क्या बोलते हैं पूरा डेटा में आता हूँ कि असम में आपको क्या लगता है कि अभी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिनेरियो है वो असम में कैसा है अभी करेंटली? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिनेरियो अगर मैं बोलूँ तो APSC और UPSC की बात बोलता हूँ। बाकी एग्ज़ाम्स भी हैं, है ना। बाकी एग्ज़ाम जैसे नीट का रिजल्ट अभी आया था, IIT के एग्ज़ाम्स हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ APSC UPSC से। UPSC के रिजल्ट आते हैं, कम आते हैं। मोस्टली स्टूडेंट आजकल दिल्ली जो जाते हैं वही स्टूडेंट ज़्यादातर रिजल्ट ला पाते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली में भी पढ़ा रहा था, तो मेरे 2 स्टूडेंट इस साल भी UPSC के रिजल्ट क्रैक किए। तो एक चीज़ ये है, तो पहले जैसे मैंने बताया कि स्मार्ट फाउंडेशन 2008 से UPSC के रिजल्ट आसाम में पढ़ा के देते रहा है।
तो एक तो वो फील दिलाने की ज़रूरत है कि आसाम से ही तुमको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी दिल्ली जाके मिलेगा तो टीचर्स मिलेंगे अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल ही जाएगा, टीचर्स ही अच्छे मिलेंगे। वो टीचर्स अब आपको आसाम में ही अवेलेबल हैं, यहाँ रख के भी आप रिजल्ट ला सकते हो। तो ये फील फैक्टर दिलाने की ज़रूरत है। तो यूपीएससी का इकोसिस्टम और इम्प्रूव होता जाएगा। और ऑब्वियसली उनके 1/3 प्राइस में, 1/4 प्राइस में, क्योंकि दिल्ली में का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट भी ज़्यादा है और बाकी चीज़ें भी ज़्यादा हैं। और बाकी अगर एपीएससी का बोलूँ तो एपीएससी तो आसाम में स्पेसिफिक है, बच्चे सेलेक्ट तो आसाम के ही होंगे, तो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे मोस्टली सेलेक्ट हो ही जाएंगे। फिर वो लोग झंडा गाड़ेंगे कि हाँ हम बहुत ज़्यादा सिलेक्शन देते हैं, तो यहीं के बच्चे हैं, आप ही के पास पढ़ रहे हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप ही के पास पढ़ रहे हैं, सेलेक्ट कहाँ से होंगे? यहाँ का तो ये तो बड़ा ऑब्वियस सा बात हो जाता है। वो भी एक मार्केटिंग टेक्टिक ही हुआ। हाँ, अगर मैं एपीएससी के बारे में बोलूँ, एपीएससी पढ़ने के बाद यूपीएससी, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी वही पूछा था, यहाँ ये कल्चर हम लोग कैसे अपग्रेड कर सकते हैं कि सपोज एक स्टूडेंट अगर एपीएससी कर रहा है, एपीएससी क्रैक भी हो गया, उसका फ्यूचर या उसका विशेष में भी वहाँ पर ही मतलब रुक जाता है, उसके आगे वो नहीं सोचता है। पर बहुत सारा ऐसा एग्जांपल्स देखने को मिलता है कि बहुत लोग ऐसे भी है जो एपीएससी देने के बाद यूपीएससी एम करते हैं। वो कल्चर का बढ़ावा करना यहाँ ज़रूरत है, आपको लगता है? बिल्कुल ज़रूरत है। और इसमें ये क्वेश्चन पूछ के आप खुद ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। तो एक सबसे बड़ा रोल आजकल इन्फ्लुएंसर लोगों का ही है, कंटेंट क्रिएटर का है। तो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं कुछ आंसर बताऊंगा, तो ये अगर सोसाइटी में जाएगा, बच्चों के पास जाएगा, उन एस्पिरेंट्स के पास जाएगा जो वाकई यूपीएससी करना चाहते हैं, तो उनको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो ऑब्वियसली उनको करना चाहिए, उनको असेसमेंट कराने आना चाहिए, टीचर्स के पास जाना चाहिए। और वैसे टीचर जो हमेशा पॉजिटिव आउटलुक देते हैं कि हाँ कि कितना एफर्ट लग सकता है, कितना टाइम ले सकता है, और उसके हिसाब से उनको फोकस करना चाहिए कि हाँ एक चीज़ ये देख लेना चाहिए कि अगर नहीं हुआ, यही लोग बोलते हैं नहीं हुआ तो क्या, तो क्या आपके पास प्लान बी है? तो अगर कोई एपीएससी क्वालिफाइड है तो प्लान बी तो है ही उसके पास। कोई और प्लान भी अगर आपके पास है तो आपको ज़रूर कम से कम 1 साल तो यूपीएससी के लिए सोचना ही चाहिए। अभी मैं एक थोड़ा हटके एक सेंसिटिव इशू है कोटा को लेके कि वहाँ एवरी ईयर इतना स्टूडेंट साइड अटैम्प्ट कर रहा है। बहुत लोग ऐसा हो रहा है कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने के बाद घर वालों से डर के कि रिज़ल्ट ख़राब आएगा, क्या आंसर देंगे, वो सोच के अपना लाइफ एंड कर देता है। ये फिनोमेना क्यों हो रहा है वहाँ, इतना क्यों बढ़ रहा है सडनली? कोटा में साइड्स जैसे कि मतलब काफ़ी सालों से थोड़ा न्यूज़ का विषय रहा है। जो होता है ये एक सोशल प्रॉब्लम होता है, सोसाइटी का ही क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम बोल सकते हैं, और अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट कर रहा होता है। जैसे अगर कोटा की बात करूं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो स्टूडेंट एक टेंडर एज में होते हैं, टीन एज में होते हैं, जनरली 10th पास स्टूडेंट होते हैं, है ना, 16 ईयर 17 ईयर 18 ईयर स्टूडेंट है। उस टाइम पे उनको एक मेंटर की ज़रूरत है ही है लाइफ में, बहुत बैडली है। अब देखिए यहाँ से कोई स्टूडेंट जाके कोटा जा रहा है या दिल्ली जा रहा है ना, तो उनका पेरेंट्स यहीं रह गए, उनका सोशल सर्कल फ्रेंड्स जो हैं, जो हर बात पे उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, है ना, मटेरियल सपोर्ट दे सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, वो सब यही रह गए। वहाँ पे उनको एक नया इकोसिस्टम मिला, अचानक से एक चेंज दुनिया मिली, उनको 4 घंटा पढ़ने की आदत है, अचानक से 10 घंटे पढ़ने के लिए बोला जाए तो अचानक से बॉडी माइंड इतने सडन चेंज को अडाप्ट नहीं कर पाता है कई बार, है ना, एक डिस्कनेक्ट फील होता है ना। वहाँ पे यहाँ पे वो स्कूल के टॉपर रहते हैं, वहाँ सडनली उनको पता चलता है कि 1000 में रैंक आ रहा है, तो ये चीज़ें होने लग जाता है। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को निपटना ज़रूरी है, खासकर टीचर लोग को ही, और टीचर और इंस्टीट्यूट पे ही इसका सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पेरेंट्स पे भी होता है कि पेरेंट्स अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालें, अपने स्टूडेंट को समझें। किसी जैसे इंडिया में कहावत है ना कि शर्मा जी के बेटे को देखो, तो शर्मा जी को बेटे को देखना बंद करें, अपने बेटे को देखें, है ना, कि आपका बेटा क्या करेगा या क्या नहीं करना चाहिए। उसको मोटिवेट करें ज़रूर कि हाँ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करे, बट अननेसेसरी बर्डन पे नहीं कि नहीं बनोगे तो हमारा क्या होगा, है ना, आपका जो होगा वो होगा, बट भले बच्चों को अपने सही हिसाब से मोटिवेट करके रखना ज़रूरी है। तो सब पे ये जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स पे भी बनता है, कोटा जाते हैं वहाँ के टीचर, वहाँ के इंस्टीट्यूशन पे भी बनता है, और इनफैक्ट बाकी सिटीज़ में भी बनता है कि आखिर आपके सिटीज़ से बच्चे कोटा जा रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग इतना अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट क्यों नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को अपनी सिटी में एक अच्छा इकोसिस्टम मिले पढ़ने के लिए। तो ये भी चीज़ है। ये जो कोटा में जाके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और सपोज आसाम में रह के कुछ पढ़ते हैं,
सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एक तो डेफिनेटली कुछ रीज़न होगा कि वो लोग कोटा ऑप कर रहे हैं आसाम के जगह, ये क्यों हो रहा है? ये ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? हाँ, इसमें ऑप्ट करने का यही रीज़न हो जाता है क्योंकि रिजल्ट मैक्सिमम वहाँ से आ रहा होता है और पूरे इंडिया से स्टूडेंट वहाँ जा रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट्स का पूल है, तो रिजल्ट वहाँ से आएगा ही आएगा। और अच्छा स्टूडेंट का पूल है तो टीचर्स भी वहाँ पे जनरली अच्छे मिलेंगे आपको। तो ये 2 रीजन्स जनरली होते हैं। और तीसरा रीज़न फिर एक फोमो का होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बच्चों को लगता है कि अगर मैं कोटा नहीं जाऊँ या दिल्ली नहीं जाऊँ तो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, तो वो मिसिंग वाला फैक्टर हो जाता है। इस वजह से वो सोचते हैं कि कुछ मिस नहीं करूँ, इसलिए वहाँ चले जाते हैं। एक मतलब वो क्या बोलते हैं, एक सिस्टम हो जाता है ना कि लेना ही पड़ेगा क्योंकि सब ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखिए कि लगभग हर सिटी में, मैं गुवाहाटी की बात करूं और एपीएससी यूपीएससी की बात करूं, एपीएससी के तो खैर यहीं मिलेंगे, यूपीएससी की बात करूं तो हम लोग कॉम्पिटिटिव जो भी टीचिंग और जो भी एकेडमिक सपोर्ट चाहिए हम लोग 100% प्रोवाइड कर रहे हैं। बट कोई बच्चा अगर फोमो में जाना चाहे कि नहीं दिल्ली ही जाके देखते हैं, है ना, अभी जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली में हैं और दिल्ली में आके हमारा ऑनलाइन कोर्स लेके देख रहे हैं, या फिर दिल्ली रिटर्न है कि सर वहाँ बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, आप ही समझा दीजिए, या फिर वहाँ इतना अच्छे से हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ाया गया या इतना अच्छे से पॉलिटी नहीं पढ़ाया गया, या कुछ खैर टीचर के नाम तो या इंस्टीट्यूट के नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा कि इतना अच्छे से आईआर नहीं पढ़ाया गया जितना अच्छे से आप पढ़ाते हैं, तो ये वो फोमो में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो वैसा केसेस है मतलब? हाँ बिल्कुल वैसा केस है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ कि अगर इंटेंड और अगर मेरा विश इतना बड़ा हो कि मैं यहाँ रह के भी इतना एफर्ट दे सकता हूँ, तो बाहर जाने का मतलब कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो अभी सपोज आप लोगों का एक इंस्टीट्यूशन है, स्मार्ट IAS, नाम भी स्मार्ट है, तो मैं एकदम डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ, मैं लोग अगर समझते हैं कि ये प्रमोशन है, मैं प्रमोशन नहीं है, ये मुझे डायरेक्टली जानना है कि सपोज़ एक अलग मैं इंस्टीट्यूशन ले लिया गुवाहाटी बेस्ड और आप लोगों का ले लिया, आपको क्या लगता है वो क्या एक्स फैक्टर है जिसको आप लोग मतलब बोलना चाहे कि इस रीज़न के लिए आप लोगों का मतलब इंस्टीट्यूट स्मार्ट है और दूसरों का नहीं है? मेन रीज़न हमारे अगेन फैकल्टी हैं कि फैकल्टी लोग जो हैं जैसे कि वो काफ़ी हाईली एक्सपीरियंस है। अगर हमारी फैकल्टी टीम में आप देखिएगा प्रणव सर है ना, मोर देन 20 ईयर एक्सपीरियंस है उनका। और सिर्फ एक्सपीरियंस की बात नहीं, कितने प्रूवन यूपीएससी रिजल्ट वो दे चुके हैं, आसाम से ही दे चुके हैं। तो ये चीज़ होता है। और बच्चों को क्या क्या नीड चाहिए, क्या क्या नीड आता है प्रिपरेशन में, जैसे मेरा प्रिपरेशन का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है ना, उनको एक हमेशा सपोर्ट चाहिए, उनको डाउट काउंटर चाहिए, उनको पर्सनल टाइम चाहिए कि हाँ इस टाइम पे टीचर से बात कर सकें, उनको एक लाइब्रेरी का इकोसिस्टम चाहिए। तो ये सारा सिस्टम हम क्रिएट करके दे सकें। एक बहुत ही नेचुरल सा एनवायरनमेंट चाहिए, वो बर्डन फील नहीं करें, टीचर से बात करते समय वो फ्रेंडली फील करें, तो वो फील फैक्टर चाहिए, है ना। और मोर देन दैट कि जो भी यूपीएससी का सिलेबस है उसकी समझ चाहिए, तो समझ तो टीचर को ही रहेगा, और टीचर को रह के और एक अच्छा सा कंटेंट चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, है ना, बुकलेट्स चाहिए जिसमें कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो, है ना, मेन से स्पेसिफिक आंसर राइटिंग चाहिए, पर्सनालिटी जो टेस्ट होता है उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, कुछ चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर पाते हैं, वो मिसमैच हो जाता है। अब बताइए जैसे पाकिस्तान है, बॉलिंग कितनी भी अच्छी कर ले, फील्डिंग कैसे करते हैं आप देखते हैं, है ना, बैटिंग भी उस हिसाब से करते हैं, मतलब बैलेंस नहीं है, पूरा हर चीज़ चाहिए। वो हर चीज़ होगा तो जाके काम बनेगा, तो हम लोग वो हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। तो अभी अगर मैं पूछूं कि सपोज आपके लिए, सबके लिए एक तो टारगेट होता है कि नेक्स्ट 2-3 सालों में मुझे ये करना है, कंसिडरिंग योर एक्सपीरियंस ऑल अक्रॉस इंडिया, आपका नेक्स्ट 5 ईयर्स में असम में टारगेट क्या है? देखिए 2 टारगेट है। एक तो यूपीएससी स्पेसिफिक टारगेट है कि जितने बच्चे या जितने एस्पिरेंट या आसाम से या पूरे नॉर्थ ईस्ट से प्रिपरेशन करने दिल्ली जाते हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट गुवाहाटी में रुक सकें, यहाँ पे ही कम फीस में ज़्यादा अच्छा वो पढ़ाई कर सकें, घर से भी कनेक्टेड रहेंगे, फ्रेंड से भी कनेक्टेड रहेंगे और पढ़ाई से भी कनेक्टेड रहेंगे, और साथ साथ जो रिजल्ट वहाँ से लेके आते हैं वो रिजल्ट को बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जांपल अगर 5 रिजल्ट आते हैं आसाम से, वो हम बढ़ा सके, उसको 8 तक लेके जा सकें, 10 तक लेके जाएं, 15 तक लेके जाएं। तो ये एक पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट एपीएससी को लेके रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, कहीं भी पढ़ रहे हो गया, थोड़े जो वीक स्टूडेंट जो कर सकते हैं उनको एक्स्ट्रा पुश फैक्टर चाहिए। वो वीक स्टूडेंट को हम लोग एक्स्ट्रा पुश फैक्टर दे सकें कि उनको क्या सपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड होगा वो दे सकें, ये चीज़ चाहिए होगा, वो चीज़ हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आपका पर्सनल गोल क्या है
एज अ टीचर, मे बी एज योर सेल्फ? मेरा पर्सनल गोल यही है कि जब मैं कोटा में था मैंने फर्स्ट रैंक पढ़ाया हुआ था, नीट का और एम्स यूजी का मैंने फर्स्ट रैंक पढ़ाया हुआ है। यूपीएससी का फर्स्ट रैंक मैं पढ़ा पाऊँ, वो भी अपने स्टूडेंट को आसाम से या पूरे नॉर्थ ईस्ट से, ये मेरा पर्सनल गोल होगा। आपको आसाम क्यों अच्छा लगा या क्यों आसाम तक आए आप? आसाम तक जो मैं आया तो वो एक थोड़ा कोइंसिडेंट बेस था, बट यहाँ पे आने के बाद वो कल्चर, वो बिलोंगिंगनेस, वो इतना डीप हुआ कि फिर यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। हाँ ठीक है, घर जाते आते रहते हैं या फिर पूरा इंडिया जाते आते रहते हैं, वो बिलोंगिंगनेस बहुत ज़्यादा है और वो एक डीप सा कनेक्शन, अफेक्शन फील होता है, चाहे स्टूडेंट से हो चाहे बाकी लोगों से हो, ये एक चीज़ है। तो आई होप आपका ये टारगेट अचीव हो नेक्स्ट 5 years में, कि तब हम लोगों को पॉडकास्ट में बैठ के अच्छा रहेगा कि हाँ सर ने बोला था एक दिन पॉडकास्ट में, वो सर ने कर दिया है, तो वो सुन के भी हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। पर एंड में आप कुछ बोलना चाहेंगे हम लोग के ऑडियंस को? आपके ऑडियंस को यही बोलना चाहेंगे कि देखते रहिए, जो भी चीज़ें आपके स्पेसिफिक हों देखते रहिए। आपका जो भी टारगेट है लाइफ में उसको लेके फोकस्ड रखिए, उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करिए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए, है ना। आपको बस यही चीज़ दिमाग में रखना है कि ओनली यू कैन डिफीट योर सेल्फ। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको डिफीट करे, अगर आपने खुद को अपने से डिफीट नहीं किया तो ये इस बात का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच सर आज टाइम देने के लिए। एंड आई होप जो एक्सपीरियंस है या किसी को अगर भी मन में डाउट है कि वो कर नहीं पाएंगे, उनका क्लियर हो जाए कि एक बार अटेम्प्ट करने में कुछ नहीं जाता, और ऐसा मेंटर रहने से तो डेफिनेटली कुछ वो नहीं है। तो सपोज़ आपको कोई रीच आउट करना चाहे, आपके अंदर पढ़ना चाहे, तो वो लोग आपको कैसे रीच आउट कर सकेंगे? वो लोग स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं या सिंपली स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन अगर गूगल में करेंगे तो, अगर वो गुवाहाटी बेस्ड हैं तो जू तिनाली पे हमारा सेंटर है, वहाँ के मिल सकते हैं। और अगर गुवाहाटी से बाहर के हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के वेबसाइट पे, उनको नंबर मिल जाएगा या फिर गूगल करके भी उनको नंबर मिल जाएगा, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर आज टाइम देने के लिए। थैंक यू। हम लोग का ये पॉडकास्ट एपिसोड यहाँ एंड करते हैं। अनटोल्ड पॉडकास्ट के इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड थोड़ा बहुत एपिसोड्स लाए, ताकि आसाम में भी इतना सब कुछ हो रहा है, हम सभी को पता चले, एक डिस्कशन हो। हम लोगों का प्रयास वही रहेगा। अगर आपको इस एपिसोड को देख के अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, हमें वो उत्साह मिलता है एक नया वीडियो बनाने के लिए, एक नया पॉडकास्ट बनाने के लिए। ये वीडियो को देखने के लिए, पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद।